हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लिया है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें आती होंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती होंगी। क्योंकि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम की होंगी और आपको पसंद भी आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जैसे जैसे वीडियो को देखोगे इसमें कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लेते हैं। इनका जन्म होता है 11 अक्टूबर 1884 को। कब होता है? 11 अक्टूबर 1884 को। मृत्यु होती है 2 फरवरी 1941 को। मृत्यु 1884 और मृत्यु 1941। जन्म होता है इनको 1884 और मृत्यु होती है 1941। अब यहाँ अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रट के डालना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 से 6 बार, 8 बार, 10 बार, जितना हो जाए उतनी बार। तो उसमें हमें पहला कथन देखने को मिलेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनके सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कभी कभी ये आधा भी दे दिया जाता है, जैसे कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसने कहा है, किसका कथन है, ये भी आ जाता है, लेकिन आता तो है ही है एग्जामों में। तो फ्रेंड्स, ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाग किस तरीके से किए हैं। यहाँ जितने भी आपको यहाँ रचना काल मिलेंगे वो सब संवत में दिए हुए हैं, ईस्वी में नहीं है। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल दिया नाम, और उसका काल बताया है 1050 से 1375। पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल कहा है और जिसकी समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है जिसकी समय सीमा है 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र ने गद्य काल कहा है जिसकी समय सीमा उन्होंने मानी है 1900 से 1984। तो ये क्लियर हो गया यहाँ कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्तर मध्य काल को रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनको समय सीमा के अनुसार याद भी करना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र के अनुसार ही अधिकतर सीमा पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम आज देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरण में बांटा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को बांटा है 4 प्रकरण में। प्रकरण 1 में हम देखेंगे सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में है अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 में देशभाषा काव्य, प्रकरण 4 में है फुटकल रचना। ये सभी उनके हिंदी साहित्य में उन्होंने प्रकरण में डिवाइड कर रखे हैं अपने पार्टों को। भक्ति काल में उन्होंने प्रकरण दिए हैं 6। भक्ति काल में कितने प्रकरण हैं? 6, जिसमें प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है भक्ति काल का। प्रकरण 2 में निर्गुण धारा है जिसमें ज्ञान मार्ग की शाखा है। प्रकरण 3 में निर्गुण धारा ही है जिसमें प्रेम मार्ग यानी सूफी शाखा है। प्रकरण 4 में राम भक्ति शाखा यानी कि सगुण धारा, और प्रकरण 5 में कृष्ण भक्ति शाखा और सगुण धारा कृष्ण भक्ति धारा है प्रकरण नंबर 5 में। प्रकरण 6 में हम पढ़ेंगे सगुण धारा की जितनी भी फुटकल रचना है उन सभी को उन्होंने प्रकरण 6 में लिया है। उसके बाद रीतिकाल आ जाता है। रीतिकाल को उन्होंने 3 प्रकरण में बांटा है, जिसमें पहले प्रकरण में सामान्य परिचय है रीतिकाल का, प्रकरण 2 में रीतिकाल ग्रंथकार कवि हैं और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवियों को इन्होंने ले लिया है। आधुनिक काल को इन्होंने 3 उत्थानों में बांटा है। यहाँ पूछ लिया जाता है आधुनिक काल में कितने उत्थान है, तो 3 उत्थान है और उनकी समय सीमा भी हमें याद होना जरूरी है संवत के लिए भी
संवत भी याद होना जरूरी है और ईस्वी भी। लेकिन संवत से अगर हम 56 माइनस कर देंगे तो हमारी ईस्वी भी निकल आएगी। तो इस तरीके से हमें दोनों ही चीज़ याद हो जाएंगी। प्रथम उत्थान है 1925 से 1950, जिसमें 2 प्रकरण हैं, गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय और गद्य का प्रवर्तन। ये प्रथम उत्थान है। द्वितीय उत्थान है 1950 से 75, जिसमें 2 प्रकरण हैं। प्रकरण 3 में है गद्य साहित्य का प्रसार और प्रकरण 4 में है गद्य साहित्य का निर्माण। फिर आ जाता है तृतीय उत्थान, जो 1975 से अब तक माना है। प्रकरण 5 है इसमें गद्य साहित्य का वर्तमान गति, यानी कि गद्य साहित्य में वर्तमान गति क्या है। फिर आधुनिक काल का ये अभी थोड़ी देर पहले हमने गद्य खंड पढ़ा था, अब काव्य खंड भी आधुनिक काल का उन्होंने 3 भागों में बांटा है। समय सीमा दोनों की सेम है। प्रथम उत्थान इन्होंने 1925 से 1950, जिसमें प्रकरण 1 है काव्य खंड पुरानी धारा और प्रकरण 2 में है काव्य खंड नई धारा। और द्वितीय उत्थान है 1950 से 1975, प्रकरण 3 है काव्य खंड नई धारा। तृतीय उत्थान 1975 से अब तक, प्रकरण 4 में वर्तमान काव्य धारा है और सामान्य परिचय है काव्य खंड का। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही लिखा है, जिससे कि हमें ये फील हो कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कुछ पढ़ रहे हैं। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उस काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश और देशभाषा बोलचाल की। तो यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल के रखा है। और उस काल के भीतर कितनी रचनाएं मानी उन्होंने? 2 ही मानी, एक अपभ्रंश और दूसरी देशभाषा, यानी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 मानी है। प्रश्न आता है इनमें से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकें हैं या फिर नहीं हैं। दोनों ही तरीके से प्रश्न बन जाता है, इसीलिए हमें 4 पुस्तकों के नाम याद करने हैं। पहली पुस्तक है विजयपाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्तिलता और चौथी है कीर्ति पताका। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 4 पुस्तकें हैं साहित्यिक। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। तो ये हैं खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जयचंद्र, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। ये 12 पुस्तकें ही ये आदिकाल की मानते हैं आचार्य रामचंद्र, जिसमें साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं और देश भाषा काव्य की पुस्तकें 8 हैं। आई होप ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।